Good morning, dear students. I am Dr. Rohit Kumar, Assistant Professor of History in BRM College, Munger. BA Part 1 History Honors तथा सब्सिडरी के परीक्षार्थियों के लिए परीक्षोपयोगी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है मौर्य कला, द मॉडर्न आर्ट। इस पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। डिस्कस द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द मौर्यन आर्ट, इस पर एक लेक्चर है। मौर्य काल में कला की यथेष्ट प्रगति हुई थी। मौर्य युगीन आर्थिक संपन्नता ने कला के विकास को प्रभावित किया था। वस्तुतः सिंधु घाटी सभ्यता के पश्चात भारतीय कला के स्पष्ट साक्ष्य मौर्य युग में ही देखने को मिलते हैं। वास्तुकला और मूर्तिकला की अनोखी प्रगति हुई थी। इस समय राजकीय कला के साथ साथ लोक कला का भी विकास हुआ था। पुरातात्विक साक्ष्य मौर्य कला पर प्रकाश डालते हैं। राजकीय कला के अंतर्गत मौर्य राजप्रसाद आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र में, जिसे आज आधुनिक पटना कहते हैं, काष्ठ निर्मित एक विशाल महल का निर्माण करवाया था। पाटलिपुत्र नगर गंगा और सोन नदियों के संगम पर बसाया गया था। समीप ही पुनपुन नदी बहती थी। वस्तुतः यह एक जलदुर्ग था। यूनानी यात्रियों ने पाटलिपुत्र नगर की सुंदरता का वर्णन किया है। वे कहते हैं कि इसके समक्ष सूसा और एक बतना भी फीके थे। यूनानी यात्री मेगास्थनीज ने इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का वर्णन किया है। यह नगर 15.02 किलोमीटर लंबा और 0.8 किलोमीटर चौड़ा था। नगर की सुरक्षा के लिए इसके चारों तरफ लकड़ी की चार दीवारी बनाई गई थी, जिसकी ऊंचाई 12.5 फीट थी। चार दीवारी में जगह जगह छिद्र बनाए गए थे, जहां तीरंदाज सुरक्षा का कार्य देखते थे। नगर में प्रवेश के 64 द्वार बनाए गए थे। चार दीवारी के ऊपर 256 बुर्ज बनाए गए थे। सम्राट अशोक ने पाटलिपुत्र में लकड़ी और पत्थर से निर्मित एक विशाल सभाकक्ष का निर्माण कराया, जिसकी लंबाई 140 फीट और ऊंचाई 120 फीट थी। इस महल में 80 प्रस्तर स्तंभ थे, जिनमें से 40 आज भी अपने मूल स्थान पर लगे हुए हैं। सम्राट अशोक द्वारा निर्मित ये महल पाटलिपुत्र के कुम्भरार मोहल्ले में स्थित हैं। इन प्रस्तर स्तंभों पर चिकनी पॉलिश की गई थी। यह इतने भव्य और सुंदर थे कि चीनी यात्री फाहियान और भेनसांग भी सम्राट अशोक द्वारा निर्मित इस महल की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। फाहियान तो यहाँ तक कहता है कि इसे मानव ने नहीं, देवताओं ने बनाया है। राजकीय कला के अंतर्गत स्तूपों का भी स्थान है। भगवान बुद्ध के अवशेषों पर स्तूप बनाए गए थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बुद्ध के अवशेषों पर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, किंतु यह संख्या कपोल कल्पित प्रतीत होती है। अशोक द्वारा निर्मित स्तूप आज भी सांची, कौशाम्बी और सारनाथ में देखने को मिलते हैं। स्तूप स्थापत्य कला का विकास कालांतर में चैत्य के रूप में हुआ। भाजा, कन्हेरी, कार्ले में चैत्य मिलते हैं। राजकीय कला के अंतर्गत तीसरा स्थान गुहाओं का आता है। सम्राट अशोक ने गया के समीप बराबर की पहाड़ियों पर आजीवक संप्रदाय के सन्यासियों को बाढ़ से सुरक्षा के लिए 3 गुफाओं का निर्माण कराया। इनमें से 2 गुफाएं अपने शासन के 12वें राजवर्ष तथा तीसरा गुफा अपने राजाभिषेक के 19वें वर्ष में कराया। इन गुफाओं के नाम हैं सुदामा गुफा, विश्व झुपड़ी तथा कर्ण चौपड़। इन गुफाओं की दीवारें और छतों पर चिकनी पॉलिश कर इन्हें चमकाया गया था। इसकी चमक आज भी बरकरार है। सम्राट अशोक के पुत्र दशरथ ने भी गया के समीप नागार्जुनी पहाड़ियों पर 3 गुफाओं का निर्माण कराया।
और इसे आजीविक संप्रदाय के सन्यासियों को दान में दे दिया। राजकीय कला के अंतर्गत अशोक स्तंभ का सर्वोत्कृष्ट स्थान है। सम्राट अशोक के 20 स्तंभ मिलते हैं। इन स्तंभों की ऊंचाई 40 से 50 फीट तथा वजन 50 टन का है। ये स्तंभ शहर के विभिन्न राजमार्गों पर बसाए गए थे। इस पर राज्याधीश खुदे रहते थे। ये स्तंभ कई प्रकार के मिले हैं। कुछ स्तंभों के शीर्ष पर शेर मिलते हैं, कुछ स्तंभों के शीर्ष पर वृषभ मिलते हैं। अशोक के स्तंभ अपनी विशालता, जीवंतता, पशुओं की अनुकृतियों के लिए विश्वविख्यात हैं। लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा, दिल्ली मेरठ, कौशाम्बी, सारनाथ में अशोक के स्तंभ आज भी दृष्टिगोचर होते हैं। सारनाथ का सिंह स्तंभ आज भी स्वतंत्र भारत की सरकार द्वारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। रंपुरवा के स्तंभ पर वृषभ मिलते हैं। लौरिया रेराज के स्तंभ पर एक शेर अंकित है। ये स्तंभ चुनार के बलुआ पत्थर से निर्मित हैं और एकाश्म पत्थरों से निर्मित हैं। इनका आधार चौड़ा तथा शीर्ष पतला था। इन पर चमकदार पालिश की गई है, जिसकी चमक आज भी बरकरार है। कुछ पश्चात विद्वानों ने अशोक स्तंभ को स्वदेशी न मानकर इस पर विदेशी प्रभाव को माना है। वे कहते हैं कि अशोक के स्तंभ ईरानी प्रभाव से उत्प्रोत हैं। परंतु प्रोफेसर निहार राय रंजन का यह मानना है कि अशोक के स्तंभ स्वदेशी हैं, व्यक्तिगत अभिरुचियों के अनुसार बने हुए हैं। वे कहते हैं कि अशोक के स्तंभ एकाश्म पत्थरों से बने हुए हैं, जबकि ईरानी स्तंभ पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों से निर्मित हैं। ईरानी स्तंभों पर नालियां बनाई गई है, जबकि अशोक स्तंभ में ऐसा नहीं है। राजकीय कला के पश्चात लोक कला का स्थान आता है। लोगों द्वारा बनाए गए विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, खिलौने, वस्तुएं लोक कला के अंतर्गत आते हैं। मौर्य काल के लोगों ने मिट्टी, पत्थर और धातुओं से विभिन्न प्रकार की मूर्तियां और आभूषण बनाए। मिट्टी के बनाए हुए बर्तन आज भी मिलते हैं। इन पर काली चमकदार पालिश की गई थी। पटना के बुलंदी बाग से मिट्टी के बनाए हुए एक हंसते हुए बालक की मूर्ति अनायास ही ध्यान आकृष्ट करती है। मथुरा के परखम से एक यक्ष की प्रतिमा मिली है। पटना से ही 2 यक्ष की मूर्तियां मिली है। पटना के लोहानीपुर से एक नर तीर्थंकर की मूर्ति मिली है, जो मौर्य कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। पटना के दीदारगंज से चामरधारणी यक्षी की मूर्ति मौर्य मूर्ति कला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है। विश्व में इसके समकक्ष अन्य कोई मूर्तियां नहीं मिलती हैं। यह नारी सुंदरता का अद्वितीय उदाहरण है। ललित कलाओं के अंतर्गत चित्रकला, नृत्य कला, संगीत कला इत्यादि के प्रमाण मिलते हैं। उपयुक्त विशेषता के आधार पर हम कह सकते हैं कि मौर्य काल में कला की यथेष्ट प्रगति हुई थी। थैंक यू वेरी मच।